Hello class 5 students. Today we will read chapter 7 Earth, Sun and Moon from your science book. So हमारी लर्निंग चेकलिस्ट है द सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मून, एक्लिप्सेस. ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. जो भी चीज़ें हमें धरती से देखने पर आसमान में दिखाई पड़ती हैं उन सभी को हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या आकाशीय पिंड के नाम से जानते हैं. जितनी चीज़ें हम लोग अर्थ पर खड़े होकर देखते हैं, आसमान में जितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं हमें दूर से, तो वो सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या आकाशीय पिंड के नाम से जानी जाती हैं. द सन एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन और उसके सेलेस्टियल जो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो सभी उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं. किस फॉर्म में? सोलर सिस्टम के फॉर्म में. लेट अस लर्न मोर अबाउट द सोलर सिस्टम, द सन, द अर्थ एंड द मून. हम लोग आगे सोलर सिस्टम के बारे में, सन, मून और अर्थ के बारे में जानते हैं. द सोलर सिस्टम, द सन एंड द 8 planets दैट रिवॉल्व अराउंड इट टुगेदर फॉर्म ऑफ द सोलर सिस्टम. सन और जो उसके 8 planets हैं जो कि उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसका सन का चक्कर लगाते हैं, उन सभी को एक साथ में हम सोलर सिस्टम के नाम से या सौरमंडल के नाम से जानते हैं. अदर दैन द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स और ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स के अलावा भी सैटेलाइट्स का मतलब क्या है? अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. जो प्लैनेट के चारों ओर राउंड करते हैं. प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ राउंड करते हैं, घूमते हैं, और सैटेलाइट्स प्लैनेट्स को के चारों तरफ राउंड करते हैं. जैसे हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून. तो प्लैनेट्स के अलावा सैटेलाइट्स और उनके प्लैनेट्स अलग अलग जो होते हैं, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सभी सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो हमारा सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट होता है, क्योंकि सारे और जितने प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 planets और जो हैं वो सभी जो है सन के ही चारों तरफ घूमते हैं. स्टूडेंट्स, प्लूटो भी हम कभी किसी टाइम पे जो है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हुआ करता था और वो 9th नंबर का प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन वो बाद में उसको डॉफ प्लैनेट के नाम पे जो है बोला गया, और उसको डॉफ प्लैनेट मतलब बौना प्लैनेट या छोटा प्लैनेट, तो उसको बौने प्लैनेट के कैटेगरी में डाल के उसको जो है प्लैनेट से अलग कर दिया गया है. तो इस समय हमारे सिर्फ 8 planets ही आते हैं. The sun is the center of the solar system. There are 8 planets revolving around the sun. उसके 8 planets हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. These planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये जो 8 planets हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नंबर वाइज शॉर्ट में, किसी भी तरह से ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर आ सकते हैं. तो इनको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा नंबर वाइज कि कौन किस नंबर का प्लैनेट होता है और उनकी जो शॉर्ट डिटेल्स होती हैं. तो ये सभी जो है हमारे 8 planets में आते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. और ये सभी जो है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पथ पर, एक निश्चित दूरी पर अराउंड करते रहते हैं, जिसको कि हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं. मर्करी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इज़ ऑल्सो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. जो मर्करी होता है वो सन के सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे नज़दीकी प्लैनेट माना जाता है या होता है. वीनस इज़ द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट. वीनस है वो सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म प्लैनेट और सबसे चमकीला प्लैनेट होता है. अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये इस पर जो है पानी की मात्रा और प्लैनेट से सबसे ज़्यादा है, और प्लैनेट पे तो अभी सर्च ही किया जा रहा है, वाटर है नहीं है. बाकी अर्थ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ओनली द प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट. और यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब कि कोई भी जीवन रहता है. मार्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं.
ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्स पे जो भी पत्थर पाए जाते हैं वो सभी रेड कलर के होते हैं, इसलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। सैटर्न जो होता है वो जुपिटर के बाद सबसे दूसरे नंबर का बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। और सैटर्न प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ रिंग होती है, रिंग बनी होती है। सैटर्न इज़ सो लाइट दैट इफ़ देयर वॉज अ टब ऑफ वाटर बिग इनफ टू होल्ड इट, इट वुड फ्लोट इन इट। सैटर्न प्लैनेट इतना ज़्यादा हल्का होता है कि वो एक बड़े पानी के टब में भी जो है वो फ्लोट कर सकता है। इट वुड। यूरेनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो यूरेनस होता है वो सोलर सिस्टम का सबसे कोल्ड, सबसे ठंडा प्लैनेट कहा जाता है। नेपच्यून इज़ द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। और नेपच्यून जो है वो सन से सबसे दूरी पर स्थित है। सबसे दूरी का जो प्लैनेट है सन से वो है नेपच्यून। तो प्लूटो के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी स्टूडेंट्स। सन, द सन इज़ अ स्टार दैट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है, सन भी एक स्टार ही है, एक तारा ही है, बड़ा तारा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है बिल्कुल। बाकी जितने भी प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स हैं वो सभी जो है सन के चारों तरफ ही राउंड करते हैं। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। और ये जलते हुए गैसेस का, बर्निंग गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है ये। इट्स साइज़ इज़ अबाउट 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो साइज़ है, और सन का जो साइज़ है वो अर्थ से लगभग 109 टाइम गुना बड़ा है ये अर्थ से। इट्स मास इज़ अबाउट 3,30,000 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो मास है वो अर्थ से लगभग 3,30,000 बड़ा है, ज़्यादा है। इट इज़ ऑलमोस्ट 99.86% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम का लगभग 99.86% जो है इसका सोलर सिस्टम से इसका मास है। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा सन में पाई जाती हैं। द सन हैज़ अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड द कोरोना एंड द सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द कोर। और जो सन की आउटर लेयर है, जो बाहर की तरफ की जो लेयर है उसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। और जो अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग, ये अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। In the core of the sun, hydrogen gas continuously get converted into the helium। जो इसका कोर पार्ट होता है, जो इसके अंदर का पार्ट होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है लगातार वो हीलियम में चेंज होती रहती है। A very large amount of heat and light energy is released during this process। और इसी प्रोसेस की वजह से ही इसके अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में हीट और लाइट इसके अंदर से निकलती रहती है, ये बनती रहती है। जो ये प्रोसेस होता है हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होने का इस कोर पार्ट में, इसी की वजह से जो है सूर्य में इतनी ज़्यादा गर्मी और लाइट बराबर रिलीज़ होती रहती है। एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। और उस वजह से जो एनर्जी सन से रिलीज़ होती है उसको सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका टेम्परेचर है, जो इसका सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अर्थ पर जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो उन सभी को ज़िंदा रहने के लिए सोलर एनर्जी जो कि सन से मिलती है, तो उनके अस्तित्व के लिए वो ज़रूरी होता है। सभी जो है जितनी लिविंग थिंग्स हैं ज़रूरी है। अर्थ पर लिविंग चीज़ें जो हैं वो तभी उनका अस्तित्व है जब तक कि जो है उनको सोलर एनर्जी मिल रही है, या सोलर एनर्जी की वजह से ही अर्थ पर सारी लिविंग चीज़ों का अस्तित्व है। अर्थ, द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन। जो अर्थ है वो सन का थर्ड प्लैनेट है। इट इज़ सराउंडेड बाई एन एनवलप ऑफ एयर नोन एज द एटमॉस्फेयर। और ये हवा की जो है एक
एनवलप है, एक घेरा है जो कि इसको चारों तरफ से घेरे हुए है हमारी अर्थ को, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ये हवा का एक घेरा हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे है, ये हमारी अर्थ को सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है, जो अंदर का जो पार्ट होता है, हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट्स वो कई लेयर में मिलके बनी हुई होती है। तो इसके जो मेन 3 लेयर होती हैं, तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, किस में, क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी पूरी अर्थ है, इसका जो सबसे ऊपरी परत है जहाँ पे कि जो है सभी लोग रहते हैं, हम सभी रहते हैं, उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे जस्ट नीचे जो हमारा पार्ट आता है वो है मेंटल। तो ये सेकंड नंबर का लेयर होता है। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो होती है कोर। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। इट्स थिकनेस रेंज फ्रॉम अबाउट 5 किलोमीटर बिलो द ओशन फ्लोर टू अबाउट 70 किलोमीटर बिलो द लैंड। स्टूडेंट्स, जो इसकी थिकनेस होती है, चूँकि सबसे पतली लेयर यही होती है क्रस्ट की, तो ये समुद्र से तो जो है ये 5 किलोमीटर गहराई में होती है या दूरी पर होती है। अगर हम लोग महासागर से देखेंगे तो ये जो है सिर्फ 5 किलोमीटर ये इसकी जो है गहराई होती है या दूरी होती है। लेकिन जो ज़मीन से ये अलग अलग तरह से इनकी दूरी नापी जाती है, ज़मीन से अलग होती है और समुद्र से अलग होती है। तो ज़मीन से जो इसके अंदर की गहराई है या अंदर दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर है। तो 70 किलोमीटर जो ऊपर से 70 किलोमीटर गहराई तक जितना भी जगह होती है वो क्रस्ट में मानी जाती है, वो क्रस्ट लेयर में आती है। तो स्टूडेंट्स, आपका ओशन और लैंड से अलग इसलिए होता है क्योंकि ओशन की अपनी एक गहराई होती है, ठीक है। जैसे जहाँ से ओशन हमारा स्टार्ट होता है, लाइक ये ओशन है हमारा, तो ओशन जहाँ तक है, यहाँ तक मान लीजिए ओशन है, तो इसके नीचे का जो पार्ट माना जाएगा वो जो है वो जहाँ तक या इसके नीचे से 5 किलोमीटर तक के पार्ट को हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइक ये ओशन हमारा मतलब ये पानी यहाँ से बह रहा है, तो इसके यहाँ तक इसकी अपनी एक लंबाई है, ओशन की लंबाई मान लीजिए यहाँ तक है, तो उसके नीचे 5 किलोमीटर तक की दूरी का पार्ट जो है वो क्रस्ट में आएगा। लेकिन जो लैंड है, लैंड कहाँ से शुरू है, लैंड तो खुद यहाँ से शुरू है, तो यहीं से जो इसकी थिकनेस नापी जाएगी या इसकी दूरी नापी जाएगी वो यही लैंड से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो वो लैंड से कितनी दूरी स्टार्ट कर रहा है, कितनी दूरी नाप रहा है, 70 किलोमीटर नाप रहा है। तो इसलिए ओशन और लैंड से दूरी क्रस्ट की अलग अलग होती है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको और डिटेल में अलग से एक नोट आपके लिए तैयार करके रखूँगी। द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन आर ऑन दिस लेयर। जो हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने ओशियन हैं, महासागर हैं, ये सभी जो है इसी लेयर पर होते हैं, पाए जाते हैं। It is made up of rocks and contains all the things essential for life। और ये किससे बना हुआ है, ये रॉक्स से, ये पहाड़ पर्वतों से बना हुआ है ये एरिया। और यहाँ पर वो सभी ज़रूरी चीज़ें जो कि लाइफ के लिए या जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। मेंटल इज़ अ मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो है लेयर का मिडिल पार्ट होता है, मिडिल लेयर कहलाई जाती है मेंटल। लेइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में होती है। The thickness of the mantle extend up to 2890 किलोमीटर। और जो इसकी थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होती है, ये 2890 किलोमीटर होती है। सबसे पतली लेयर बताया ना स्टूडेंट्स की क्रस्ट की होती है, उससे मोटी लेयर होती है मेंटल की, जो कि 2890 किलोमीटर तक की पाई जाती है। कहाँ से, क्रस्ट के नीचे से और कोर के ऊपर से। द आउटर रीजन ऑफ मेंटल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स। जो मेंटल का आउटर रीजन्स है, बाहरी क्षेत्र जो है वो सॉलिड मतलब
बहुत ही सॉलिड रॉक से मजबूती या मोटे चट्टानों से बना हुआ है। द इनर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स, जो इसका इनर रीजन है, जो अंदर का जो इसका लेयर है या क्षेत्र है, वो मोल्टन रॉक से मतलब पिघलते हुए चट्टान या लावे कुछ भी कह सकते हैं, उससे बना हुआ है। ड्यूरिंग वॉल्केनिक eruptions molten magma comes out from this layer to the surface of the earth। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो हमारे जैसे ज्वालामुखी आती है, वो सभी जो है, जो भी उनके प्रोसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सभी इसी एरिया में होते हैं, क्योंकि ये जो इसका अंदर का पार्ट होता है वो मेंटल, वो पिघलते हुए उसमें होता है, सॉरी मोल्टन फॉर्म में होता है। तो जो जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो सभी इसी इनकी जो है मेंटल लेयर के अंदर की परत में होते रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पृथ्वी पर मैग्मा के रूप में, लावे के रूप में पृथ्वी से बाहर उसके सतह पर आते रहते हैं। कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कोर पार्ट होता है वो अर्थ का सबसे अंदर का पार्ट होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, और ये मेनली आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ होता है। द आउटर कोर इज़ इन अ मोल्टन लिक्विड स्टेट, जो आउटर लेयर होती है इसकी, आप ये देख रहे हैं कोर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आउटर लेयर और दूसरा इसका इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो मोल्टन लिक्विड स्टेट में, मतलब ये पिघलता है, यहाँ जो है सारी चीज़ें पिघली हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। इट एक्सटेंड टू अबाउट 3400 किलोमीटर, और इसका जो आउटर कोर का जो कोर जो कि दो पार्ट में है, तो जो आउटर कोर है वो 3400 किलोमीटर की दूरी पर ये माना जाता है। द इनर कोर इज़ अ सॉलिड sphere of mostly iron situated about 1220 किलोमीटर फ्रॉम द आउटर स्कोर। जो इसका इनर स्कोर है वो सॉलिड सफ़ायर के रूप में जो है, ये इसमें ज़्यादातर क्या है, इसमें आयरन ज़्यादा भरा हुआ है, लौह रूप में ये है, और जो कि आउटर कोर से ये लगभग 1220 किलोमीटर की दूरी पर है, या इसकी एरिया या इसका रेंज है ये इतना। तो आप इस पिक्चर से जान सकते हैं कि हमारी अर्थ है, अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर, जो कि सबसे थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, वो तो हमारी क्रस्ट हो गई, जिस पर कि हम सभी लोग रहते हैं। और उसके जस्ट नीचे हमारी आती है मेंटल लेयर, जो कि 2890 किलोमीटर की रेंज में ये फैली हुई है, और जितने हमारे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो सभी इसी एरिया में होते हैं। और उसके नीचे आता है हमारा कोर। कोर लेयर जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो हमारा होता है वो मोल्टन पिघले हुए लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो इसके अंदर का होता है वो सॉलिड फॉर्म में, ये लोहे से भरा हुआ पूरा एरिया रहता है, मतलब आयरन फॉर्म में पूरा ये रहता है अंदर का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ 3 पार्ट में किस तरह से डिवाइड है। मून, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। मून वो ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ अराउंड करता है, उसको सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट भी स्टूडेंट्स 2 तरह की होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होती हैं और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। जो आर्टिफिशियल जो है वो मानवों के द्वारा बनाई जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं। नेचुरल एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। और जो नेचुरल एग्जिस्ट चीज़ें होती हैं हमारे प्लैनेट के चारों तरफ जो भी घूमती हैं चीज़ें जो हैं, वो तो नेचुरल सैटेलाइट के नाम पे जानी जाती हैं। मतलब किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाली ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। सम सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ आर मैन मेड सैटेलाइट्स। अर्थ पर कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, उनको मानवों द्वारा निर्मित किया जाता है। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो मानव निर्मित सैटेलाइट्स होती हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कही जाती हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, चंद्रमा है, वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज़ एन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 38,04,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये हमारी पृथ्वी से
3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर ये अपनी ऑर्बिट में ये अर्थ को राउंड करता रहता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, जो मून है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, उसके पास अपना कोई लाइट नहीं है। इट शाइन्स इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। और ये आसमान में हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है ना, जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं, अपनी धरती से देखते हैं चंद्रमा को, तो वो हमें जो है चमकता हुआ रात में दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है जो सन का जो लाइट होता है, सन की लाइट से रिफ्लेक्स होकर ये चमकता है। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स होके ये चमकता है। इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, ये लगभग स्फेरिकल गोलाकार में है ये। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इस पर ऐसे कोई हवा की लेयर नहीं है, इस वजह से जो है ये दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात में उतना ही ज़्यादा ये ठंडा भी होता है। द सरफेस ऑफ द मून हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेटर्स, जो मून की जो सरफेस है, जो उसका धरातल है, वो बहुत ज़्यादा क्रेटर्स से बहुत बना हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा क्रैटर्स पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कितने ज़्यादा जो है इस पे दाग धब्बे ऐसे बने हुए हैं। देयर आर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज रॉक्स कॉल्ड द मेट्रॉइड्स हिट इट्स सरफेस। ऐसा इसलिए होता है कि जब जो बहुत बड़े या दूसरे प्लैनेट से जो रॉक्स आते हैं, धूमकेतु जिनको हम लोग जानते हैं, तो बड़े बड़े जो पत्थरों के रूप में होते हैं, तो ये जब आके यहाँ धरातल, इसके धरातल से या इसकी चट्टान से जब टकराते हैं तो उस वजह से यहाँ पे इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। देयर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ माउंटेन्स ऑन इट्स सरफेस, और मून के सरफेस पर बहुत ज़्यादा ही इसके सरफेस पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पर्वत या पहाड़ होते हैं। लैंडिंग ऑन द मून, मून पर लैंड करना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, फॉलोड मिनट्स लेटर बाय एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो मून पर लैंड करने वाले या पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे, और उसके कुछ मिनट बाद ही एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जो कि 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले जो चांद पर पैर रखने वाले इंसान थे वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। They were astronauts in the American space mission Apollo 11, और ये अमेरिकन स्पेस मिशन जिसको कि अपोलो 11 के नाम से जाना जाता है, ये उसके एस्ट्रोनॉट्स थे, अंतरिक्ष। The rocks that they brought from the surface of the moon helped the scientists to obtain a lot of information about the moon। और जो वहाँ से ये लोग पत्थर लेके आए थे, जो रॉक्स लेके आए थे, तो साइंटिस्ट ने उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी मून के बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए। देयर वर सम अनमैन्ड मिशन टू द मून विच ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सरफेस थ्रू फोटोग्राफ्स। और कुछ ऐसे मिशंस भी हुए हैं स्टूडेंट्स जो अनमैन्ड रहे हैं, मतलब मानव रहित रहे हैं, जिस पर कि उस मिशन में मानव नहीं गए हैं। तो ऐसे उपकरण भेजे गए हैं जो वहाँ से फोटो में लाए और जिससे कि जो है वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके या निकाली जा सके। चंद्रयान 1 वॉज इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू द मून। जो चंद्रयान 1 था वो इंडिया का सबसे पहला अनमैन्ड मिशन था मून के लिए। इट वॉज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। द मिशन हेल्प टू द ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून, और इस मिशन से जो है मून के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प मिली थी। तो आप ये इसकी डेट ज़रूर याद रखिएगा, डेट और जो प्लेस है जहाँ से किया गया था और जो स्पेस सेंटर है उसका नाम क्या है, तो ये हमारे एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से पूछे ज़रूर जाते हैं। फेसेस ऑफ द मून। व्हेन वी लुक एट द मून इट अपेयर्स इट चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। जब भी हम लोग स्टूडेंट्स मून को देखते हैं यहाँ से अपने पृथ्वी से, तो हम लोग देखते हैं कि हर रात उसके शेप में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं।
समटाइम इट इज़ अ राउंड बॉल, समटाइम्स सी शेप्ड एंड समटाइम्स इट डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। कभी कभी तो हमें बिल्कुल ये राउंड बॉल पूरा पूरा एक गोले जैसा दिखता है, कभी कभी हमें शी शेप का दिखता है, और कभी कभी तो ये बिल्कुल से डिसअपियर, जैसे लगता है गायब हो गया, चांद हमें दिखता ही नहीं है। दिस हैपन्स बिकॉज वी सी ओनली द पार्ट of the moon that reflects the sun's light as it moves around the earth in its orbit। और ये हमें इसलिए, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मून होता है वो अर्थ का राउंड करता है, तो राउंड करते समय जब सन का जो रोशनी होती है जो उस पर पड़ रही होती है, तो सन की जितनी रोशनी उस पर पड़ रही होती है, उसके जिस पार्ट पे सन की जितनी रोशनी पड़ रही होती है वही पार्ट हमें विजिबल होता है। ऐसा नहीं कि चांद पूरा गायब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बस ये होता है कि चूँकि वो अर्थ का राउंड कर रहा है, तो राउंड करते समय जो सन की जितनी रोशनी उसके जिस पार्ट पे पड़ती है वही पार्ट हमें दिखता है, बाकी पार्ट छिप जाता है। These varied शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। और ये जो है अलग अलग शेप को ही हम लोग, लाइक कभी वो राउंड बॉल होता है, कभी सी शेप में होता है, कभी कभी पूरा डिसअपियर्ड इनविजिबल हो जाता है। तो जो ये फेसेस होते हैं, ये सी को जो है हम लोग फेसेस ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। इक्लिप्सेस। An eclipse is a natural phenomena in which a celestial object for a portion of it becomes temporarily invisible as it is hidden by the shadow of another celestial object। इक्लिप्स वो नेचुरल फिनोमिना है, यह प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, जो कि किसी भी एक आकाशीय पिंड के या फिर उसके किसी पोर्शन पे किसी दूसरे आकाशीय पिंड या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के शेडो पड़ने की वजह से जो उसका पार्ट या तो वो पूरी तरह छिप जाता है या उसका कुछ पार्ट इनविजिबल हो जाता है, तो उसी को हम लोग जो है इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। इट हैपन्स व्हेन 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये तभी जो है होता है जबकि 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में आती हैं, लाइक सन, अर्थ, मून। ये तीनों जब सीधे लाइन में हो जाते हैं तब इक्लिप्सेस होते हैं, और ये ऐसा नहीं हमेशा होते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉजेज लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना और मून का अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, इस प्रोसेस की वजह से, इस रेवोल्यूशन की वजह से ही लूनर जो होता है वो लूनर और सोलर इक्लिप्स होता है। मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होता है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। लूनर इक्लिप्स। When the earth comes between the sun and the moon, the shadow of the earth falls on the moon. This causes a lunar eclipse। स्टूडेंट्स, लूनर इक्लिप्स कब होता है? चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है। तो जब पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है, मान लीजिए कि ये हमारा सन है और ये हमारा मून है, तो यहाँ पर क्या आ गई? हमारी अर्थ आ गई, ठीक है। और ये हमारा सन है, ये हमारा मून है। तो जब अर्थ बीच में आ गई तो जो सन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सन से लाइट आ रही है, तो ये मून पे तो पूरी तरह लाइट आ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये बीच में अर्थ आ रहा है, तो अर्थ जो है इसकी पूरी सन की जो पूरी रोशनी है वो मून पे जाने से रोक लेता है। तो इस वजह से जो है लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण पड़ता है। आगे हम इसको पिक्चर से की हेल्प से और समझेंगे। Lunar eclipse can be partial, in which a part of the moon may be visible, or total, in which the moon is not visible at all। जो लूनर इक्लिप्स होता है वो पार्शियल भी हो सकता है, मतलब आधा हो सकता है, आंशिक भी हो सकता है, जिसमें कि मून का कुछ ही पार्ट छिपता है, मतलब पूरा पार्ट उसमें जो है नहीं छिपता है या पूरा मून उसमें नहीं छिप जाता है। जब चांद का कुछ ही पार्ट छिपता है तब वो आंशिक चंद्र ग्रहण माना जाता है, और जब मून का पूरा पार्ट छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको टोटल या पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ अ लूनर इक्लिप्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून ऑन इट इन द ऑर्बिट। और ये जो होते हैं लूनर इक्लिप्स जो है
ये किस टाइप का होता है, ये डिपेंड करता है मून की पोजीशन पे। ऑर्बिट में मून किस पोजीशन में है ये डिपेंड करता है कि कैसा इक्लिप्स होगा चंद्र ग्रहण। आप जैसे देख रहे हैं ये सन है, इसको बड़े पिक्चर से समझाते हैं। ये सन है, ये हमारा मून है, और ये बीच में क्या आ गई है, ये अर्थ आ गई है। तो ये सन से जो रेजेस आ रही हैं ये यहाँ पर, चूँकि जब ये पूरी, अगर पूरी तरह से जो है हमें यहाँ से पूरा अगर कवर कर ले रहा है अर्थ उसको, तो ये तब तो ये टोटल इक्लिप्स माना जाएगा, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स माना जाएगा। लेकिन अगर जैसे इधर से भी रेज पड़ रही, इधर से भी रेज पड़ रही, तो इससे क्या होता है, चांद का कुछ पार्ट हमें विजिबल होता है, तो ये पूरी तरह तो दिखेगा नहीं। अब हम यहाँ अर्थ से हम जिस पार्ट को, ऐसा तो है नहीं कि पूरी रोशनी ही चांद पर गायब हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो अर्थ का जो पार्ट इस पर अपना शेडो डाल देता है मून पर, जो पार्ट जो है ढक लेता है इसको, इस मून को, और जिसपे कि सन अपनी रोशनी नहीं डाल पाता है अर्थ के बीच में आने की वजह से, तो उस दिन ल्यूनर इक्लिप्स होता है। और ये टोटल भी होता है और पार्शियल भी होता है। आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सन है और ये मून है, और बीच में क्या आ गई है, अर्थ आ गई है। तो इसकी जो है कभी कभी तो इस तरह से आ रही है, जब ये पूरी रोशनी आ रही तो ये बीच में यहाँ पर अर्थ के आने की वजह से बीच में इसमें नहीं जा रही है, लेकिन कभी कभी साइड से भी इसकी रोशनी पड़ती है, तो जिस वजह से पूर्ण चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है। सोलर इक्लिप्स occur when the moon comes between the sun and the earth and the shadow of the moon falls on the earth। अब ऐसा जो है सोलर इक्लिप्स तब होता है, सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और मून का जो शैडो होता है वो पृथ्वी पर पड़ता है। तब सन का जो शैडो होता है, सन की जो लाइट होती है वो पूरी तरह अर्थ पर हमारे नहीं आ पाती है। तो जिस पार्ट से हम लोग या आगे इसको देखते हैं, इफ़ वी ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑफ द अर्थ वेयर द डार्क इनर शैडो ऑफ द मून फॉल्स वी कैन से टोटल सोलर इक्लिप्स। हम लोग यहाँ पर अर्थ पे हैं, अर्थ के जिस पार्ट से हम देख रहे हैं, या जिस यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं और यहाँ से भी देख रहे हैं, जब हम अर्थ के सेंटर पार्ट से, चूँकि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए इतना सूर्य दिख रहा है, इतनी रोशनी पहुंच रही है, इस पार्ट पे सूर्य की इतनी रोशनी पहुंच रही है और इस पार्ट पे सूर्य की इतनी रोशनी पहुंच रही, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर पे हैं वो लोगों के पास सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया है। तो जब ये सेंटर पे देखने पे हमें क्या दिखेगा, हमें बिल्कुल से सूर्य जो है वो अंधेरा दिखेगा। तो सूर्य का जो है पार्ट बिल्कुल से अंधेरा दिखता है। तब यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए वो पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है पूरा। तो जैसे कि लिखा है ना कि इफ़ वी ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑफ द सेंटर वेयर द डार्क इनर शेडो ऑफ द मून फॉल्स। तो ये डिपेंड करता है ना कि हम लोग अर्थ के किस पार्ट पे हैं और किस पार्ट से सूर्य को देख रहे हैं। तो जहाँ पर जितनी रोशनी सूर्य की पड़ेगी, लाइक इस पार्ट पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पूरा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, अर्थ के इस पार्ट के लिए पूरा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन जो सेंटर पार्ट में पड़ रहे हैं, चूँकि अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ पर आ रहा है, अर्थ और सन के सीधे रेस में यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जिसको कि हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। If we observe from an area on the earth where the faint outer shadow of the moon falls, we can see partial solar eclipse. If only a bright ring it is seen around a central eclipse area, then we see a ring shaped eclipse or annular eclipse. तो स्टूडेंट्स मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है कि हम लोग अर्थ के किस पार्ट पे हैं, किस पार्ट से जो है सन को देख रहे हैं, या सन के रेज अर्थ के किस पार्ट पर कितनी पड़ रही है, या चांद जो है सन की कितनी रेज या कितनी रोशनी को रोक पा रहा है। तो जहाँ पर पूरा रोकता है वहाँ तो पूर्ण ग्रहण होता है, और अर्थ के जिस पार्ट पर हल्की रोशनी फेंट लाइट पड़ती है, तो जैसा कि बता रहे हैं ना कि फेंट आउटर शेडो, मतलब बाहरी जो और एरिया होते हैं अर्थ के जहाँ पर फेंट आउटर शेडो होता है मून का,
तो वो तो जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स माना जाता है, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण माना जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि चांद जो है वो पूरा पूरा सूर्य के सामने आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से वो कवर नहीं कर पाता है। ये यहाँ पे जो चांद है ये कभी कभी ऐसा लगता है ना देखने पे कि पूरा पूरा ये इसको ऐसे कवर किए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कवर कर लिया है। इसका ये जो पार्ट होता है, बाहरी पार्ट हल्का हल्का एक ये रिंग के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो जब ये सूर्य हमें सिर्फ एक रिंग के रूप में दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग एनुलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं, वलयाकार ग्रहण के नाम पे जानते हैं इसको। सोलर इक्लिप्स एनेबल us to study the outer layer of the sun called the corona, which is otherwise very difficult to observe due to its bright rays. स्टूडेंट्स, जो सोलर इक्लिप्स होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, उस वजह से जो इसकी सन की जो आउटर लेयर जिसको कि हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं, उस सोलर इक्लिप्स के होने पर ही हम लोग इसके लेयर के बारे में अच्छे से इसकी स्टडी कर पाते हैं। नहीं तो इसकी ब्राइट रेज इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग उसको जो है उस ब्राइट रेज की वजह से इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सोलर इक्लिप्स ही वो टाइम होता है जब हम लोग सूर्य के बारे में या सूर्य की जो आउटर लेयर है कोरोना, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर पाते हैं या जान पाते हैं। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर यूवी रेज प्रोटेक्टेड डार्क ग्लासेज वाइल ऑब्जर्विंग द सोलर इक्लिप्स एज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन माइट हार्म आवर आइज। हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग सोलर इक्लिप्स को ऑब्ज़र्व करें या देखें, सूर्य ग्रहण जब भी लगता है, जब भी हम लोग उसको देखें तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यूवी रेज प्रोटेक्टेड हमेशा ग्लासेस यूज़ करें या पहने। नहीं तो जो उसकी हार्म किरणें होती हैं, जो सूर्य से आती हैं, जो हार्म रेज़ होती हैं, वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। उससे हमारी आँखें ख़राब होने का पूरा चांसेस ज़रूर होता है अगर हम लोग यूवी रेज़ विदाउट प्रोटेक्ट ग्लासेस पहनेंगे तो। इफ़ेक्ट ऑफ द इक्लिप्स ऑन द अर्थ। अब इक्लिप्स जो होते हैं, ग्रहण जो होते हैं, उसका अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। सी वाटर राइजेज एंड फॉल्स ट्वाइस अ डे। जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो दिन में 2 बार उठता है और गिरता है। जो उसकी लहरें होती हैं वो दिन में 2 बार बनती हैं, उठती और बैठती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ्स वाटर सच एज water in the oceans due to the gravitational pull of the moon and some extent of the sun is called tide। अब जो टाइड होता है, टाइड क्या होती है, लहरें किस लिए पड़ती हैं ओशियंस में, जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का और सन का, तो ये अपना सन जो है अपना ये फोर्स लगाती हैं, ग्रेविटेशनली खींचती हैं लहरों को अपनी अपनी तरफ। तो उस वजह से जो समुद्र में लहरें बनती हैं, ये सन और मून के खींचने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही समुद्रों में लहरें आती हैं। When the sun, the moon and the earth are in a straight line during new moon days, very high tides called spring tides are seen। न्यू मून डेज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में अमावस्या के नाम से जानते हैं, और फुल मून डे को हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप लोग अपने घर में सुनते भी होंगे। तो ये न्यू मून डेज़ और फुल मून डेज़ उन्हीं को हम लोग कहते हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये सभी एक लाइन में आ जाते हैं, कब, न्यू मून डेज़ पर, मतलब अमावस्या को। तो एक लाइन में आने पर इनमें जो है बहुत हाई टाइड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें बनती हैं, जिसको कि हम लोग स्प्रिंग टाइड के नाम पे जानते हैं। जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं अमावस्या के दिन या न्यू मून के दिन, तो उसको जो है, और किस वजह से, जब जो है सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में हो जाते हैं। द कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सन एंड द मून ब्रिंग अबाउट दीज हाई टाइड्स। और जो सन और मून का जो कॉम्बाइंड फोर्स एनर्जी होती है, वो इस लहरों का कारण बनती है। When the sun and the moon are at a right angle to each other, we get very low tides called neap tide। और जब हम लोग जो है सन और मून एक दूसरे के राइट एंगल्स में होते हैं, तो कुछ धीमी लहरें बनती हैं। जो लहरें बनती हैं वो काफ़ी धीमी रहती हैं, उसको नीप टाइड के नाम से जानते हैं। दे यूजुअली एक्यूट ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। और ये मंथ में 2 बार होती हैं, कब, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर मून के।
तो आइए इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं कि न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है और ये एक स्ट्रेट लाइन में कैसे आती हैं। जैसे कि सन है, ये हमारा मून है और ये अर्थ पे ओशन में जो भी यहाँ पर टाइड्स बन रहे हैं, तो जब ये एक सीध में होते हैं तीनों चीज़, तो चूँकि ये अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे, मतलब यहाँ पानी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी खींच रहा है। तो जितना जब एक सीध में होंगे तो इनका फोर्स क्या होगा, सन और मून जब एक सीध में होकर समुद्र की लहरों पर अपना खिंचाव करेंगे तो वो लहरें क्या हैं, वो और ऊँची उठेंगी। तो इस वजह से जो है हाई टाइड होता है, जिसको कि हम लोग स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। और ये कब होता है, ये न्यू मून के समय पे होता है। और इसके बाद जब सन और मून राइट एंगल में होते हैं अर्थ के, मतलब मून यहाँ पे है मान लीजिए, सन यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ, ये एक राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये एक राइट एंगल बना रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, अभी तक तो ये एक सीध में थे तीनों, तब तो इन दोनों का फोर्स बराबर मिल के लग रहा था। लेकिन राइट एंगल होने की वजह से क्या होता है, मून इधर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, सन इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो इससे क्या होता है, खिंचाव बट जाता है। अभी तक तो एक साथ में जो मिल के लगा रहे थे तो उससे लहरें काफ़ी ऊँची बनती हैं, लेकिन इस टाइम पे इनका जो फोर्स होता है वो बट जाता है। मून इधर से लगाता है, सन इधर से लगाता है, तो इस वजह से लहरें उतनी ऊंची उठ नहीं पाती हैं। तो ये हो जाता है निप टाइड, मतलब जो कम लहरें का जो टाइम होता है ये तब होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 अर्थ, सन एंड मून कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है या समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर और बेटर आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ या बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ। अदरवाइज़ आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।